नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अपन ने इंग्लिश मीडियम के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम में स्कूल व्याख्याता है, सेकंड ग्रेड है, या अपन बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कहीं पे भी जीके की प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती है। काफ़ी लंबे समय तक स्टूडेंट की डिमांड रही थी। पिछले लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो हमारे लिए भी शुरुआत कीजिएगा। तो अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसी इनिशिएटिव लिया था और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और बच्चे हैं वो भी बहुत खुश हैं उस चीज़ से। तो क्यों ना अब स्कूल व्याख्याता का आया तो सब बच्चों ने डिमांड की और उस डिमांड को हमने ना केवल फुलफिल किया है, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन टीम है उसके द्वारा कलेक्टिव एफर्ट के माध्यम से उसको आपको करवाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मैं आज से 2 दिन पहले आपको वीडियो बना के बता दिया था कि किस प्रकार से कैसे कैसे होने वाला है, और इसके बारे में भी बताया था मैंने कि ये अपना टारगेट बैच है वो प्रारंभ हो रहा है इसमें, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस है वो कवरेज करवाया जाएगा। इसके फ्री टेस्ट सीरीज होगी, इसके साथ में डाउट सेशन होंगे आपके स्पेशल, ई नोट्स हैं मतलब पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और लाइव क्लासेज रहेंगी। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करा के डाल देंगे। ये सब के सब फीचर रहेंगे और ये बैच है वो अपना प्रारंभ हो रहा है 2 अगस्त से। 2 अगस्त से ये बैच है वो आपका प्रारंभ होने वाला है। 2 अगस्त से ये प्रारंभ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड है बच्चों की वो ये है कि सर हमें पढ़ाएगा कौन? ये हिंदी वाले पढ़ाएंगे तो बाद में वो हमारी खिचड़ी तो वैसे ही होनी है भाई, हमारे तो कुछ ही समझ में नहीं है। तो मैंने जिस दिन आज से 2 दिन पहले भी आपको बोला था कि इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी है उसके द्वारा ये चीजें करवाई जाएंगी। तो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी कैसे अपन डिसाइड करें भाई? अपन ने खुद नहीं डिसाइड कर ली, वो डिसाइड नहीं किया है। इंडिया के टॉप मोस्ट जो अपनी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर शामिल होता है आईआईटी। और आईआईटी कानपुर से अपने आपको मैं मिलवाने वाला हूं जल्दी। आपको जो आपको हिस्ट्री करवाने वाले हैं वो आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं। तो आईआईटी का और हिस्ट्री का क्या लेना देना है, इसका तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। वो कोई बीटेक का या साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाते तो फिर भी हमारे समझ में आता नहीं। सर हैं उनको लंबा अनुभव रहा है यूपीएससी का, आरएस का, आरपीएससी की बहुत सारी एग्जामें हैं, उनको इन्होंने नजदीकी से देखा है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो बदलता ट्रेंड है आरपीएससी का, जिसके अंदर ये अब धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पे शिफ्ट हो रही है, क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज कर रही है, उनका अप्रोच चेंज कर रही है, उस अप्रोच के अनुसार करने के लिए मैं आपके सामने अभी आमंत्रित करता हूं वैभव सर को। प्लीज सर, अपनी यूनिवर्सिटी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों को जो लंबे समय से इंतजार था, जिस पल का उनको इंतजार था, वो पल आ चुका है। तो आज आपको सर हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके अंदर जो मुगल और जो आपका गुप्ता काल है उसके अंदर आर्किटेक्चर वाला पार्ट है उसको सर करवाएंगे। तो आप आराम से पढ़िएगा इस चीज को और अपने सभी इंग्लिश मीडियम के साथी हैं उन तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और सर बेहतर तरीके से आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो करवाने वाले हैं, पूरा सुनने से शुरुआत करके आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरीके के सेशन आपको एक एक सेशन हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे हिस्ट्री का मिल गया, पॉलिटी का मिल गया, मैथ का मिल गया, साइंस का मिल गया, ऐसे एक एक सब्जेक्ट है उसके सभी के सभी आपके इंग्लिश मीडियम के अंदर सेशन मिल जाएंगे ताकि आप उनको एक तरह से डेमो वीडियो के रूप में देख सको। बाकी डेमो वीडियो कुछ होता नहीं है, सच बात तो ये है, लेकिन वही बच्चों की डिमांड थी कि डेमो वीडियो होना चाहिए। डेमो वीडियो ऐसे नहीं होता कि यार यहाँ पे जो पढ़ाने आएगा वो नॉलेजेबल पर्सन ही आएगा, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाएगा जाहिर सी बात है हिंदी मीडियम वाला नहीं पढ़ाएगा, इंग्लिश मीडियम वाला ही पढ़ाएगा। मैंने बोला भी था आपको इस बात को, तो ये तो आपको पता ही है कि इंग्लिश मीडियम से ही है वही पढ़ाएंगे आपको। फिर भी आप आपका मन राजी करने के लिए, अपने मन को एक सांत्वना देने के लिए आप एक बार क्लास को देख लीजिएगा। तो प्लीज सर कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको सर ने दे ही दी है, तो हम डायरेक्टली अब कोर्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सिलेबस से। जो हमारा पहला जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा उसमें हिस्ट्री में आ क्या क्या रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर तो वैसे बेसिकली गुप्ता और मुगल के आर्ट और आर्किटेक्चर पर लिमिटेड है, लेकिन इसके अलावा इसमें और क्या क्या आ रहा है, गुप्ता एंड मुगल का लिटरेचर आ रहा है, फिर उसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति आ रही है, रिवॉल्ट ऑफ 1857,
और उस वक्त के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, टॉप लीडर्स थे, जैसे वी डी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती जी, इन सब के ऊपर। फिर चलते हैं आगे, नेशनल मूवमेंट्स हो गए, 1920 का एनसीएम, 1930 का सीडीएम, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीनों। उसके अलावा भी जो छोटे मूवमेंट्स थे, और उनके अलावा स्पेशल रेफरेंस हमें देना है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना आजाद, बी आर अम्बेडकर, इन सब टॉप लीडर्स पे। तो इसके बाद आता है एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यहाँ पे राजस्थान, यहाँ से राजस्थान हिस्ट्री आपकी शुरू हो जाती है, यहाँ तक की इंडियन हिस्ट्री थी। और राजस्थान हिस्ट्री में शुरू करते हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री से, कालीबंगन, अहार, गानेसर और बैराट सिविलाइजेशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में पूरा मिडिवल हिस्ट्री आ जाता है 8 से 18 सेंचुरी तक का। इसमें इन्होंने बता भी रखा है कि इनको स्पेसिफिकली देखना है। और जैसे यहाँ पे राजाओं में राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, इन सबको। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इन राजस्थान, फ्रीडम स्ट्रगल जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है वो देखनी है अपन को। रिवॉल्ट ऑफ 1857 यहाँ पे कैसे हुआ, पॉलिटिकल अवेकनिंग यहाँ पे कैसे रही, प्रजामंडल मूवमेंट जो थे, खूब सारे प्रजामंडल जो बने थे वो कैसे बने, उनके पीछे जो लीडिंग फोर्सेस थी वो कौन थे, उनके लीडर्स कौन कौन थे, उनके डेट ऑफ बर्थ, इस हिसाब से पूरा देखना है। पेजेंट मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट ये दोनों देखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान 7-8 स्टेजेस में किस प्रकार से हुआ था वो पूरा देखना है। फिर आता है सोसाइटी एंड रिलीजन, इसमें पूरा जो राजस्थान का जो सोसाइटी है, लोग, देवी देवताएं, सेंट जो हमारे यहाँ पे 5 पीर जो हैं, उसके अलावा टेम्पल आ गए, फोर्ट आ गए, कस्टम्स आ गए, ड्रेसेस आ गए, जितनी भी चीजें यहाँ पे दिख रही है वो सारा पूरा अपना कल्चर है। और इस कोर्स में आपको ये पूरा सिलेबस, ये वाले जो पूरा टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये एक बार पहले पीवाईक्यू देखना ज्यादा सही रहेगा। जो अभी देखिए आपके ये जो लास्ट 10 साल है, पिछले 10 सालों में फर्स्ट ग्रेड का केवल 3 बार पेपर हुआ है, और लास्ट पेपर जो हुआ था वो 2022 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, इसी टॉपिक से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इन्हें हम देख लेंगे, फिर उस हिसाब से हम स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय है और उनका जो इंस्टीट्यूशन था आत्मीय सभा, उसका इनमें से कौन से लिटरेचर से लेना देना नहीं है। संवाद कुमड़ी से लेना देना नहीं है, मिरतुल अकबर से लेना देना नहीं है। अब जिसने भी ये पढ़ रखा है उसको आंसर पता है कि भाई ये जो समाचार चंद्रिका जो है ये तो उल्टा राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए बनाया गया था, तो इनका उससे लेना देना नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये है मारवाड़ के अगर अंदर बात करें तो जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनको अरेंज करना है, पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई। फिर ये मैच दी फॉलोइंग्स हैं कि भाई जो प्रजामंडल थे और उनके जो लीडर्स थे उनको, कि भाई कौन सी प्रजामंडल का कौन लीडर था। ये बुक है द सोल ऑफ इंडिया, अब ये किसने लिखी है, ये बिपिन चंद्र पाल जी ने लिखी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, अगर इनको इन टॉपिक्स को आपने आराम से कर रखा है, थोड़ा बहुत भी ऊपर से भी जिसने देखा है ना वो भी एक बार के लिए इनके आंसर कर सकता है, तो अपन को आराम से बिल्कुल। ये देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये जो एंशिएंट राजस्थान की सिविलाइजेशन थी, कालीबंगन, अहार, इनमें से कौन सी वाली को NR बैनर्जी और KN दीक्षित जी ने एक्सकवेट किया, इस पे क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुप्ता और मुगल एरा के आर्ट और आर्किटेक्चर, उनके ऊपर देखिए ये आया हुआ है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्कल्पचर जो है गुप्ता पीरियड का है जो स्टोन का बना हुआ नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोन स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है, ये 4 हो गए। और दूसरा उसके बाद जो है फॉलोइंग बिल्डिंग इज नॉट इन फतेहपुर सीकरी, कौन सी इनमें से, ये चारों बिल्डिंग्स जो है आप ढंग से देखोगे तो ये मुगल एरा की हैं, तो चारों बिल्डिंग में से कौन सी ऐसी है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी क्वेश्चन 2022 के पेपर से निकाले गए और डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गुप्ता पीरियड पे। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की खास बात ये है, आप देखिए आप लोग फ्यूचर टीचर्स हैं, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर केवल एक कला के रूप में ही नहीं, ये समाज का एक आईना है, समाज को दिखाता है, और ये आपके थ्रू उन बच्चों तक पहुंचेगा जिनको आप आगे जाके पढ़ाएंगे। तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ
रटना या इनको सिर्फ याद करना नहीं, इनको समझना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। इनको समझोगे तभी आप इंडिया की आत्मा को समझ पाओगे, इंडिया की सोल को समझ पाओगे। तो आप ढंग से समझिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं गुप्ता पीरियड के। तो मेन जो इसका एमरजेंस हुआ था वो 4th सेंचुरी में देखा गया था, 300 AD से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, इमरजेंस इसका गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। इसको गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी जो थी उसके पास समृद्धि बहुत थी, पैसा बहुत था, पावर बहुत थी। और जब आपके पास पैसा है और सिक्योरिटी है, दोनों है, तो आप क्या करोगे? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अच्छे से इन्वेस्ट करोगे। जब आपके पास पैसा और सिक्योरिटी दोनों है तो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन्वेस्ट करोगे, और फिर इसी कारण से आपका पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड कहलाएगा इंडियन आर्किटेक्चर का। क्योंकि उस वक्त बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल बने थे। टेम्पल बिल्कुल सिंपल, एक छोटा सा स्क्वायर कमरे से लेकर आज जो हम टेम्पल देखते हैं बिल्कुल डिजाइन वाले टेम्पल, वहां तक का जो पूरा सफर था वो पूरा का पूरा गुप्ता पीरियड के अंदर जो है ट्रेवल किया गया है। इसलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। केव्स में अगर देखा जाए तो केव्स में इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स इनके एरा के दौरान हुई थी, केव्स इतनी सारी डेवलप हुई थी इनके टाइम में, स्कल्पचरिंग आर्ट इतनी अच्छी डेवलप हो गई थी, तो इसलिए इसको गुप्ता को ये कहा जाता है। अब गुप्ता पीरियड में जो देखा जाता है, जो शुरुआत के जो राजा महाराजा थे वो बुद्धिस्ट थे, मतलब बुद्ध फिलॉसफी से, बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उससे थोड़े ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो वो बुद्धिस्ट फिलोसफर्स की ज्यादा मानते थे और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे उनको ज्यादा दान दक्षिणा करते थे। इसीलिए अर्लियर गुप्ता पीरियड के जो राजा महाराजा आपको दिखेंगे ना, वो आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व मिलेंगे, तो उन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ज्यादा देखी है। और जब बाद वाले जो गुप्ता एरा आता है, हम देखते हैं गुप्ता के जो लेटर किंग्स आते हैं और जो लेटर गुप्ता पीरियड हम देखते हैं, तो वहां पे हम हिंदू टेम्पल्स का डेवलपमेंट ज्यादा देखते हैं, वहां पे हिंदू टेम्पल्स ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा चाहे वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हो, चाहे वो हिंदू फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हो, थ्रू आउट द गुप्ता पीरियड एक चीज जो देखी गई है वो देखी गई है टॉलरेंस। सभी रिलीजन के प्रति टॉलरेंस, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सभी रिलीजन के प्रति टॉलरेंस थी और सेक्युलरिज्म एक अच्छी भावना थी इनके अंदर। तो चाहे राजा हिंदू हो, हिंदू टेम्पल्स पे वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा भले ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक हिंदू राजा के दौरान बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूरी तरह बंद हो जाएगा, वो भी चलता रहेगा। तो इससे पता चलता है कि टॉलरेंस थी दूसरे धर्मों के प्रति भी। और जैसे कि आज भी हम देख लेते हैं इंडिया के अंदर अब जैसा आज भी हम देखते हैं इंडिया में नॉर्थ में, इधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला जो साइड है, इधर विष्णु और विष्णु के अवतारों की ज्यादा पूजा करी जाती है। तो ये उसी वक्त से शुरू हो गया था, हिस्ट्री से शुरू हो रहा था, अभी तक फॉलो किया जाता है। उस वक्त गुप्ता काल में जिनका साम्राज्य पूरे इंडिया में फैला हुआ था, गुप्ता डायनेस्टी का, विष्णु की ज्यादा पूजा करी जाती थी नॉर्थ में, ठीक है, शिव नॉर्थ और सेंटर में, शिव की ज्यादा पूजा करी जाती थी साउथ में, यहां पे विष्णु की सबसे ज्यादा पूजा करी जाती थी, यहाँ पे शिव की सबसे ज्यादा पूरी पूजा करी जाती थी। और जैसा आज भी हम देखते हैं वेस्ट बंगाल वगैरह रीजन में माता की बहुत ज्यादा, दुर्गा माता की बहुत ज्यादा पूजा करी जाती है। तो ये वहीं से शुरू हो गया था और अभी तक कल्चर कंटिन्यू होते हुए आ रहा है। और जो शक्ति की जो पूजा करी जाती थी सबसे ज्यादा ईस्ट में करी जाती थी, यहाँ पे शक्ति की पूजा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों देवी देवताओं के अलग अलग सेंटर बन गए थे जहां पे वो ज्यादा डोमिनेंट रूप में देखे जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विष्णु जी की पूजा नहीं हो रही थी या शिव जी की पूजा नहीं हो रही थी, लेकिन डोमिनेंट रूप में कहाँ ज्यादा देखा जा रहा है उसका मतलब यह है कि यहाँ विष्णु जी की ज्यादा हो रही थी, यहाँ शिव जी की ज्यादा हो रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है केव्स, केव्स पे हम आते हैं। सबसे पहले केव्स से शुरू करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो केव्स में स्पेशल चीज जो ये थी, यहाँ पे केव्स का जो डेवलपमेंट था वो कांस्टेंट था थ्रू आउट द पीरियड। पूरे गुप्ता काल में केव्स जो थी वो लगातार डेवलप हो रही थी, डेवलपमेंट वाज कांस्टेंट। ठीक है, उसके अलावा एक स्पेशल चीज जो उनकी केव्स की थी वो सिंपल ये नहीं थी कि भाई गुफा बना के छोड़ दी, गुफाओं को सजाया जाता था पेंटिंग्स के थ्रू। और जो पेंटिंग्स उनमें करी जाती थी उन्हें बोलते थे मुराल पेंटिंग्स, या फिर कोई इनको म्यूरल पेंटिंग्स भी बोला जा सकता है, या मुराल पेंटिंग्स बोल दीजिए। तो म्यूरल पेंटिंग्स इनसे सजाया जाता था। अब आप पूछेंगे म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं? वो पेंटिंग्स जो दीवार पे करी जाती हैं उन्हें म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, दीवार पे डायरेक्ट, बिना किसी कैनवास, बिना किसी पेपर या कपड़े के, डायरेक्ट दीवार पे जो करी जाती है, केव्स की दीवारों पे जो करी जाती थी, उन्हें
म्यूरल पेंटिंग्स बोला करते थे। और ये गुप्ता पीरियड के दौरान यहाँ पे केव्स में देखी गई थी। और ये इन केव्स का एक स्पेशल फीचर है, जैसे कि ये जो आप पीछे एक पेंटिंग देख रहे हैं, ये खुद भी अजंता केव की ही एक पेंटिंग है, ठीक है, मुराल पेंटिंग है। आगे चलते हैं, अब अजंता केव्स पे हम पहुंचते हैं। तो स्टार्ट में अजंता केव्स से अगर देखा जाए, एक सेकंड, शायद ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब सही। तो अजंता केव्स से अगर शुरू करें तो अजंता केव्स का डेवलपमेंट 200 बीसी से लेकर 650 एडी तक चला है। आप देख रहे हैं टोटल 850 सालों तक लगातार इनका डेवलपमेंट होता रहा है। खूब सारी केव्स थी, टोटल 29 केव्स थी एक्चुअली, ठीक है। अजंता केव्स के अंदर टोटल 29 केव्स हैं। तो किसी समय पे कोई केव बनी, फिर उसके बाद कोई केव बनी, तो टोटल 29 केव्स का जो डेवलपमेंट है वो इतने बड़े पीरियड में फैला हुआ है, 200 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 650 एडी तक, ठीक है। इसके अलावा ये सिचुएटेड कहां है? ये औरंगाबाद में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में जो है, ठीक है। अभी जो 29 केव्स थे, इन 29 केव्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है 25 विहार्स और दूसरा है चैत्य। अब विहार और चैत्य आप पूछेंगे क्या होते हैं? इन 29 में से 25 तो विहार है और 4 जो है चैत्य है। ये देखो पहले क्या होता था, जो मॉन्क्स होते थे, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे, वो ट्रैवल किया करते थे काफी इधर उधर, जो अपना टीचिंग्स होती थी या फिर ऐसे भी वो ट्रैवल किया करते थे। तो एक रिलीजियस प्लेस से दूसरे रिलीजियस प्लेस पर जाने के लिए उनको बीच बीच में कहीं कहीं पे बैठ के रेस्ट भी करना पड़ता था। तो राजा महाराजा जो थे उनके लिए केव्स बनवाया करते थे, रेस्टिंग प्लेसेस बनवाया करते थे, पूजा करने के स्थल बनाया करते थे, उन्हें विहार और चैत्य कहा जाता है। तो जो आराम करने की जगह होती है, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स के रेस्ट करने की जो जगह होती है, एक सेकेंड, जो मॉन्क्स होते हैं उनके रेस्ट करने की जो जगह होती है उन्हें बोलते हैं विहार, ठीक है। और उनके प्रे करने की जो जगह होती है, जहां पे वो प्रेयर करते हैं बैठ के, उन्हें बोलते हैं चैत्य, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएगा। मॉन्क्स के रेस्ट करने की जगह को बोलते हैं विहार। तो इन टोटल 29 केव्स में से 25 केव्स विहार हैं, रेस्ट करने के लिए बनाई गई थी, और 4 केव्स जो है वो चैत्य हैं, जो कि प्रे करने के लिए बनाई गई थी, पूजा पाठ करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। जो सबसे ज्यादा पैटर्नेज देखा जाता है, कौन से राजा ने इसमें सबसे ज्यादा अपना पैसा लगाया और सबसे ज्यादा दान दक्षिणा करी, वो वाकाटक डायनेस्टी के हरिसेन द्वारा करी गई थी। वाकाटक डायनेस्टी जब गुप्ता एम्पायर का पूरे इंडिया में राज था, तो वाकाटक डायनेस्टी को आप मान सकते हैं, ये है इंडिया, है ना। तो जब यहां से लगभग जो आज की तारीख में जो कंटेम्प्रेरी, एक सेकेंड, आज की तारीख में जो कंटेम्प्रेरी महाराष्ट्र और अपर कर्नाटका वाला जो रीजन है, वो वाला उस वक्त वाकाटक डायनेस्टी के अंडर आया करता था, ठीक है। तो वाकाटक डायनेस्टी के जो हरिसेन थे, उन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन किया था, इसलिए उनका पैटर्नेज कहा जाता है अजंता केव्स में गुप्ता टाइम के दौरान। और इसके अलावा आप चीज ये भी जानते होंगे शायद, अगर आपने पढ़ा होगा, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी भी वाकाटक डायनेस्टी के ही राजा से करवाई थी, ठीक है। तो ये भी उनका आपस में रिश्ता था। और स्पेशल फीचर्स जो देखे जाते हैं अजंता केव्स में ये हैं कि कोर्टयार्ड यहाँ पे पूरी तरह एब्सेंट है, कोई भी कोर्टयार्ड यहाँ पे नहीं है। और अजंता केव्स जो बनाई गई है वो काफी स्टीप स्लोप पे बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे कोर्टयार्ड बनाना भी मुश्किल था। तो स्टीप स्लोप पर ये बनाई गई है। आगे चलते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक यूज करी जाती थी इसमें। अब आप पूछेंगे फ्रेस्को पेंटिंग, अभी तो बोल रहे थे मुराल पेंटिंग्स यूज करते हैं। देखिए मुराल पेंटिंग हर वो पेंटिंग है जो कि दीवार पर करी गई है। अभी आप अपने कमरे पे भी जाके बना देंगे तो उसमें मुराल कह सकते हैं, ठीक है। मुराल पेंटिंग वो है। लेकिन फ्रेस्को पेंटिंग एक टाइप ऑफ टेक्निक है जिससे पेंटिंग करी जाती है। जैसे मान लीजिए ऑयल पेंट होता है, वाटर कलर पेंटिंग होती है, तो इस प्रकार अलग अलग पेंटिंग होती है। वैसे ही फ्रेस्को पेंटिंग होती है, जिसमें जो स्पेशल फीचर अजंता के अंदर देखा गया था, अजंता
केव की जो पेंटिंग थी उनके अंदर फ्रेस्को पेंटिंग यूज करी गई थी। और एक जो स्पेशल फीचर देखा गया था वो ये देखा गया था कि जो फिगर्स थे ना वहां पे, जो अलग अलग फिगर्स थे, उनकी रेड आउटलाइन करी गई थी, बाउंड्री रेड कलर से बनाई गई थी, और पूरी केव्स के अंदर कोई भी एक पेंटिंग ऐसी नहीं थी जहां पे ब्लू कलर मिला हो। टोटल एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर थी, टोटल एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर, और रेड आउटलाइन से बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा जैसे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, तो डाइंग प्रिंसेस वाली पेंटिंग है, ये बहुत फेमस पेंटिंग है, और एक फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग कौन सी केव से जुड़ी हुई है, एलोरा केव्स, बादामी केव्स, अजंता केव्स, नासिक केव्स, तो आपको पता होना चाहिए अजंता केव से जुड़ी हुई है फ्लाइंग अप्सरा, डाइंग प्रिंसेस। रेड आउटलाइंस कहां पे करी गई थी, फिगर्स के ऊपर, जो रानी, राजा, अप्सरा, ये सब बनाए गए, तो इनके फिगर के आउटलाइन जो थी वो रेड कलर से करे गए थे फ्रेस्को पेंटिंग के अंदर, अजंता केव्स के अंदर, और ब्लू कलर पूरी तरह एब्सेंट था सब पूरी उस केव पे। इसके अलावा फ्रेस्को पेंटिंग में क्या करा क्या जाता है, यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो लेयर लगाई जाती है दीवार के ऊपर, मुराल पेंटिंग में दीवार के ऊपर, फ्रेस्को पेंटिंग में लेयर लगाई जाती है क्ले की, काउडंग की, जो गोबर होता है गाय का, उसकी क्ले से मिक्स करते हैं, और राइस हस्क, चावल का जो हस्क होता है उसके साथ, इन तीनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है और उसको लेपा जाता है दीवार के ऊपर। ठीक है, उसके बाद उसकी ऊपर कोटिंग करी जाती है लाइम प्लास्टर की, लाइम प्लास्टर कोटिंग करी जाती है, और फिर उसके बाद कलर लगा दिए जाते हैं मॉइस्ट सरफेस पे। जब वो गीला होता है तभी उसी के ऊपर, गीले के ऊपर ही कलर लगा दिए जाते हैं, तो जब वो सूखते हैं तो वो एक अलग डिजाइन बनाते हैं, अलग सुंदरता उनके अंदर आती है। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करती है ये फ्रेस्को टेक्निक। ठीक है, इसके अलावा यहां पे टोटल 29 केव्स जो हैं वो सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं। ये खास चीज है यहाँ की कि ये इसके अंदर सारी जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। कोई भी जगह आपको हिंदू देवी देवताओं की या फिर और किसी की नहीं, यहाँ पे सारी बुद्धिस्ट केव्स ही हैं, सारी बुद्धिज्म को ही ये डिवोटेड हैं। तो इनमें से 5 केव्स जो हैं, अब जैसे हम जानते हैं बुद्धिज्म जो है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड था, हीनयान और महायान। तो 5 केव्स तो हीनयान की हैं और 24 केव्स बची हुई जो हैं वो महायान सेक्ट को डिवोटेड है। ठीक है, तो इससे हम अंदर भी देख के कैसे बता सकते हैं कि जैसे महायान जो होते थे वो बुद्धा की डायरेक्ट इमेज की पूजा करना ज्यादा प्रेफर करते थे, और जो हीनयान होते थे वो बुद्धा की डायरेक्ट इमेज की पूजा करने के बजाय उनकी जो सिंबल्स जो थे उनकी पूजा ज्यादा किया करते थे। फुटप्रिंट्स हो गए, और जैसे कमल हो गया, व्हाइट हाथी हो गया, स्तूप हो गया, इनकी पूजा ज्यादा करा करते थे डायरेक्ट उनकी पोर्ट्रेट की पूजा करने के बजाय। तो हीनयान जैसी केव्स, हीनयान को समर्पित 5 केव्स हैं और महायान को समर्पित हैं 24 केव्स। इसके अलावा फाहियन, जो 2 मशहूर चाइनीज ट्रैवलर्स हैं, फाहियन जो गुप्ता एम्पायर के दौरान आया था, ठीक है, और ह्वेनशैंग जो कि हर्षवर्धन जो राजा है उसके दौरान आया था इंडिया के अंदर। इन दोनों ने भी अपनी बुक्स के अंदर अजंता केव्स को मेंशन कर रखा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कौन से चाइनीज ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने मेंशन कर रखा है अजंता केव्स को, तो फाहियन और ह्वेनशैंग दोनों ही चाइनीज ट्रैवलर्स ने अजंता केव्स को मेंशन किया है अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो ये याद हो गया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हम सब याद करते करते आगे चलेंगे। एक पन्ने से अगले पन्ने पे हम तभी बढ़ेंगे जब पहले का सारा याद हो गया होगा। ये याद करते करते आगे चलेंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड थी, सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स थी। 200 बीसी से लेकर 650 एडी तक ये कंटिन्यू डेवलप होती रहती है। 29 टोटल इनमें केव्स थी, और 29 केव्स में से 25 विहार थे और 4 चैत्य थे। ठीक है, उसके बाद जो कौन से राजा के इनका पैट्रोनेज था वकाटक डायनेस्टी के हरिसेन राजा का। इसके अंदर स्टीप स्लोप पे ये बनाई गई थी, कोर्टयार्ड पूरी तरह एब्सेंट था, और फ्रेस्को पेंटिंग यूज करी गई थी। फ्रेस्को पेंटिंग में खास चीज क्या थी, जो फिगर्स थे उनकी आउटलाइन रेड आउटलाइन से बनाई गई थी, और ब्लू कलर पूरी तरह एब्सेंट था। और एग्जांपल में हमने किसका दिया था, एक तो फ्लाइंग अप्सरा का और एक डाइंग प्रिंसेस का। उसके अलावा फ्रेस्को पेंटिंग की अगर बात करें तो फ्रेस्को पेंटिंग में 3 जो स्टेजेस बताई गई थी वो क्या बताई गई थी। सबसे पहली स्टेज में तो क्ले, डंग और राइस हस्क का जो मिक्सचर होता है वो लगा दिया जाता है दीवार पे। उसके बाद लाइम प्लास्टर की कोटिंग करी जाती है, और फिर उसके बाद गीली दीवार पे ही कलर लगा दिए जाते हैं, कलर ऑफ मॉइस्ट सरफेस। ठीक है, और 5 केव यहाँ पे हीनयान को समर्पित थी, 24 केव्स महायान को समर्पित थी। फाहियन और ह्वेनशैंग दोनों ही चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में इस केव का मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं एलोरा केव्स पे। ठीक है,
एलोरा केव्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5th सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरी एडी। तो 400 से लेकर 1000 एडी तक ये बनती है। ये मान लीजिए एक रफ टाइम पीरियड हो गया जब इनका डेवलपमेंट था, शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये टोटल 34 केव्स हैं। अब 34 केव्स, पहली एक बनी, फिर दूसरी किसी ने बनाई, तीसरी किसी ने बनाई, ऐसे करते करते इस पूरे 600-700 साल के पीरियड के अंदर ये 34 केव्स डेवलप होती है। ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है, दोनों एक ही सिटी में सिचुएटेड है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अब यहां पे खास चीज ये है, ये ज्यादा सेक्युलर है, ये उसकी तरह नहीं है, ये केवल बुद्धिस्ट के लिए नहीं है, ये तीनों के लिए बनाई गई है। 17 केव्स उन 34 में से 17 केव्स हिंदू केव्स हैं, 12 केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं और 5 केव जैन केव्स हैं। ठीक है, वहां सारी बुद्धिस्ट थी और यहां पे सेक्युलर है। सेक्युलर है क्यों? क्योंकि तीनों धर्मों की केव्स यहां पे पाई जाती हैं। अब यहां किसने बनाया था? जो गिल्ड्स होते हैं ना, जैसे ग्रुप होते हैं, जो ट्रैवलर्स के ग्रुप होते हैं उन्हें गिल्ड्स कहते हैं। उसी प्रकार के जो क्राफ्टमैन जो होते हैं, क्राफ्टमैन जो मूर्तिकार होते हैं, इस प्रकार से जो तराशते हैं, केव्स बनाते हैं, उनके भी गिल्ड्स होते हैं। तो उनके ग्रुप्स जो थे वो आके इनको बना के गए थे। तो वो कहां कहां से आए थे? विदर्भा से आए थे, कर्नाटका से आए थे और तमिलनाडु से आए थे। तो तमिलनाडु, कर्नाटका और विदर्भा के जो गिल्ड्स थे वो उन्होंने इनको डेवलप किया था। ठीक है, और ये स्लैंट स्लोप पे बनाया गया है। जैसे अजंता केव्स पे हमने पढ़ा था स्टीप स्लोप्स पे बनाए गए हैं, ये स्लैंट स्लोप पे बनाए गए हैं। यहाँ पे जेंटल स्लोप था, ज्यादा टेढ़ी, ज्यादा स्टीप नहीं थी जो स्लोप थी। उसके अलावा कोर्ट यार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, अजंता में एब्सेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट है। देख रहे हैं यहाँ डिफरेंसेस कितने सारे हैं। यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं, यहाँ पे इजी स्लोप है, वहां पे स्टीप स्लोप था, यहाँ पे जेंटल स्लोप है। यहाँ पे कोर्टयार्ड प्रेजेंट है, वहां पे कोर्टयार्ड प्रेजेंट नहीं था। और यहाँ पे 3 स्टोरीड केव्स हैं, मतलब 3-3 मंजिला केव्स बनाई गई हैं। वहां पे 3 मंजिला केव्स नहीं थी, वहां पे सिंगल 1 स्टोरीड केव्स थी। यहाँ पे 3 मंजिला केव्स भी पाई गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ स्पेशल केव्स जो थी ना, कुछ केव्स जो है ना उनके अंदर कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं, या फिर कुछ स्पेशल तरीके की पेंटिंग्स के अलावा कुछ स्पेशल तराशा कुछ उनको इस तरीके से गया है, केविंग्स ऐसी करी गई, मूर्तियां कुछ ऐसी बनाई गई हैं वहां पे, जिसके कारण वो ज्यादा फेमस हो गई। जैसे कि केव नंबर 10 जो है वो एक चैत्य केव है। चैत्य हमने अभी पहले ही देखा था, जो मॉन्क्स के प्रेयर करने की जगह होती थी उन्हें चैत्य बोलते थे। चैत्य केव है और जो विश्वकर्मा, लॉर्ड विश्वकर्मा को डेडिकेटेड है। ठीक है, केव नंबर 10। केव नंबर 14 बोले तो उसे रावण की खाई बोला जाता है। ये रावण वही रावण है, रामायण वाला रावण। ठीक है, केव नंबर 15 की बात करें तो उसे दशावतार केव्स बोलते हैं, क्योंकि वहां पे विष्णु जी के जो दशावतार हैं उनसे रिलेटेड वहां पे मूर्तियां जो है तराशी गई हैं, वहां पे उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स पाई गई हैं। इसलिए केव नंबर 15 दशावतार केव्स के नाम से भी फेमस है। केव नंबर 16 की बात करें तो वहां पे कैलाश टेम्पल पाया जाता है। ये जो बैकग्राउंड में टेम्पल दिखाई दे रहा है, अभी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको अगली पेंटिंग में दिखा दूं, अगली स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे। तो ये कैलाश टेम्पल है। अब देखिए, कैलाश टेम्पल एक यहाँ है और एक कैलाशनाथ टेम्पल है। वो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा है, उसको कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा को, और ये जो कैलाश टेम्पल है यहां वाला, एक एलोरा वाला इसको, और एक दूसरा कैलाश टेम्पल और है कांचीपुरम वाला, उन दोनों को हमें आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो एलोरा वाला है ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, कृष्ण फर्स्ट ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कैलाश टेम्पल बनवाया था केव नंबर 16 में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जैन केव्स भी हैं यहाँ पे। वो है, एक का नाम है इंद्र सभा केव और दूसरा है जगन्नाथ सभा केव। ठीक है, ये इनके बारे में हमने देख लिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 400 से 1000 एडी या फिर 5th सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरी एडी तक बनाई गई है। सेक्युलर इन नेचर है, क्यों? क्योंकि तीनों धर्मों के पाए जाते हैं। 17 हिंदू, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन केव्स यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनको देखा गया है, मतलब ये सिचुएटेड है अभी कंटेम्परेरीली। इसके अलावा यहाँ पे जो है जेंटल स्लोप है, कोर्टयार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 स्टोरी की यहाँ पे केव्स बनाई गई है। अजंता में सिंगल स्टोरी थी और इनको बनाया किन्होंने था? विदर्भा, कर्नाटका और तमिलनाडु के गिल्ड्स ने बनवाया था।
आर्टिसन गिल्ड्स ने बनवाया था। और फिर जो केव्स जो है, जो फेमस केव्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, याद कीजिए साथ में, बोल बोल के याद कीजिए साथ में, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। तो केव नंबर 10 चैत्य केव थी, जो कि विश्वकर्मा को डिवोटेड थी। केव नंबर जो 14 थी वो रावण की खाई थी। केव नंबर 15 है वो दशावतार केव्स हैं। केव नंबर 16 है वो राष्ट्रकूट किंग कृष्ण वन ने बनाई थी। कैलाश टेम्पल वहां पे पाया जाता है। और जो जैन केव्स थी उनमें से एक तो है इंद्र सभा केव्स और दूसरी है जगन्नाथ सभा केव। ठीक है, याद हो गया। हम देखते हैं, ये देखिए रावण की खाई, ये पेंटिंग्स हैं, इनको आप देख लेंगे तो शायद आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक ये रहेंगी, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। तो ये तो है रावण की खाई। ठीक है, अभी हमने देखा। ये दशावतार केव्स हैं, विष्णु जी के यहाँ पे दशावतार का वर्णन है। ठीक है, और इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये खास है, मोनोलिथ कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, ये आपको दिख रहा है, इसे ध्यान से देखिए। ये एक पूरी पहाड़ थी, पहाड़ को ऊपर से काटना शुरू किया और ये पूरा पूरा काटते हुए, ऊपर से काटते हुए नीचे तक गए बनाते हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ स्ट्रक्चर है। मोनोलिथ स्ट्रक्चर क्या होता है, जो केवल एक सिंगल रॉक का बना हुआ हो। मोनोलिथ का मतलब होता है सिंगल रॉक मेड अप ऑफ अ सिंगल रॉक, एक ही चट्टान का बना हो। तो ये इतनी बड़ी पहाड़ थी, उसको तराश के नीचे तक लेके गए और ये पूरा का पूरा टेंपल बना डाला। ठीक है, देख रहे हैं आप ये। अब ये दुनिया के 7 वंडर्स में कैसे नहीं आता, मुझे तो इसी बात पे ताज्जुब है। बेस्ट स्ट्रक्चर है ये। बाकी इसको पीछे से अगर देखें तो इस तरीके से दिखता है। ये इसकी चोटी है, ये पूरा पाया जाता है। मोनोलिथ स्ट्रक्चर है ये कैलाशनाथ। राष्ट्रकूट कृष्ण वन, ये रावण की खाई और ये दशावतार केव्स। अब हम थोड़ी और केव्स देखते हैं। अजंता और एलोरा केव्स तो बहुत फेमस केव्स हैं, हम सबने बचपन से उनका नाम सुना हुआ है। ये कुछ और केव्स हैं, ये उतनी फेमस नहीं है, लेकिन ये भी हमारे लिए जरूरी है इनके लिए पढ़ना। तो इसके अलावा आती हैं बाघ केव्स। ठीक है, ये बाघ रिवर के कोने पर पाई जाती है, इसीलिए इनका नाम बाघ केव्स पड़ गया। और ये मध्य प्रदेश में है, उनकी तरह औरंगाबाद महाराष्ट्र में नहीं है, एलोरा की तरह ये मध्य प्रदेश के बाघ रिवर के बैंक्स पे पाई जाती है। और ये जो है टोटल 9 बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, जो कि 6th सेंचुरी में डेवलप करी गई थी। 500 से 600 के बीच में डेवलप करी गई थी 9 बुद्धिस्ट केव्स। ठीक है, फिर आ जाती है जूनागढ़ केव्स। जूनागढ़ गुजरात में पाई जाती है ये। ठीक है, और यहाँ पे 30 से 50 फीट हाई एक सिटाडेल पाया गया है, जिसका नाम ऊपरकोट रखा गया है। ऊपरकोट सिटाडेल क्या होता है, कोई भी एक जमीन जो है, जैसे मान लीजिए ये है, ये तो ये एक सिटी है, इसके अंदर जो अपर मोस्ट पोर्शन होगा ना, यहाँ पे जो थोड़ा हाइट पे होगा, उसको सिटाडेल बोलते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा होगा, तो वहां पे भी सिटाडेल बताया गया, लोअर टाउन इन सिटाडेल। तो ये सिटाडेल जो अपर पार्ट होता है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, उसे बोलते हैं। और यहाँ पे 30 से 50 फीट हाई सिटाडेल पाए गए हैं, जिनका नाम ऊपरकोट रखा गया है। ठीक है, ऊपरकोट के नाम से। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऊपरकोट कहां पाए गए हैं, कौन सी केव्स में पाए गए हैं, तो जूनागढ़ केव्स में ऊपरकोट पाए गए हैं। ठीक है, फिर आ जाती है मंडपेश्वर केव्स। इनको मॉन्टपेरियर केव्स के नाम से भी जाना जाता है। मंडपेश्वर केव्स को मॉन्टपेरियर केव्स के भी नाम से जाना जाता है। इनको 8th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। ये ब्राह्मणिकल केव्स हैं। ठीक है, ये ब्राह्मणिकल केव्स हैं, सारी की सारी ये ब्राह्मणिकल केव्स हैं। लेकिन बाद में इनको क्रिश्चियन केव्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, इसीलिए इनका नाम, ये देखिए क्रिश्चियन नाम मॉन्टपेरियर केव्स भी है। स्टार्टिंग में ये 8th सेंचुरी एडी में जब बनी थी, 700 से 800 साल वर्ष के बीच में जब ये बनी थी, तब ये ब्राह्मणिकल केव्स थी, हिंदू केव्स थी, पर इन्हें बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था लेटर, इसलिए इनको मॉन्टपेरियर केव्स भी बोलते हैं, या फिर मंडपेश्वर केव्स इनका असली नाम है। इसके अलावा एक केव ये और इंपॉर्टेंट है, ये नासिक केव्स। ठीक है, नासिक केव्स टोटल 23 बुद्धिस्ट केव्स हैं। ये भी वापस बुद्धिस्ट आ गया। आपने देखा होगा बुद्धिज्म एक ऐसी थीम है जो सबसे ज्यादा चल रही है केव्स में। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बुद्धिज्म का बहुत बड़ा योगदान था। तो 23 बुद्धिस्ट केव्स हैं और ये पांडवलेनी इनका नाम है।
एक्चुअली पांडवलेनी इनका नाम, मतलब नासिक केव्स के अलावा इनको पांडवलेनी भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज पांडवलेनी। ये इसमें क्या माइथोलॉजी में स्टोरी है पांडवों के बारे में कि पांडव कुछ दिन यहाँ पे इन केव्स में रुक के गए थे, ठहर के गए थे, तो इसलिए इनका नाम पांडवलेनी भी पड़ गया है। ऑल्दो ये है बुद्धिस्ट केव्स, इनका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिनमें वर्णन किया गया है कि नासिक केव में कुछ दिन पांडव ठहर के गए थे, रुक के गए थे यहाँ पे, तो इसलिए इनको पांडवलेनी भी बोला जाता है। ये 1st सेंचुरी एडी में डेवलप कर ली गई थी, ठीक है। हीनयान, उस वक्त हीनयान बुद्धिज्म पावर में था, इसलिए हीनयान, तो इसलिए हीनयान डेवलपमेंट, हीनयान बुद्धिज्म वहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट था, इसीलिए यहां पे कोई भी बुद्धा की इमेजेस नहीं मिलती। मैंने आपको बताया था कि भाई महायान वाले तो डायरेक्ट बुद्धा की इमेजेस की पूजा करते थे, बुद्धा की मूर्ति बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, उनकी पूजा करते थे। और जो हीनयान बुद्धिज्म वाले सेक्ट जो था वो सिंबल्स की ज्यादा पूजा करता था, बुद्धा के फुटप्रिंट्स की ज्यादा पूजा करता था, जातक स्टोरीज जो होती है उनसे रिलेटेड जो होती है उनमें ज्यादा इन्वॉल्व थे वो, ठीक है। तो ये हीनयान है, इसलिए 23 बुद्धिस्ट केव में एक भी बुद्धा की इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे जो मिलते हैं वो मोटिव्स और स्टोन्स मिलते हैं, जैसे कि थ्रोन और फुटप्रिंट्स। जो फुटप्रिंट्स और थ्रोन जो मिलते हैं उन्हीं की पूजा करी जाती है यहाँ पे, बुद्धा की इमेजेस की पूजा नहीं करी जाती नासिक केव्स। तो अभी तक का सारा क्लियर है, आगे चलते हैं हम। अब आ जाते हैं स्तूप पे। स्तूप क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा बुद्धिज्म से रिलेटेड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर होता है। जो बुद्धा जो होते हैं, जब उन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उन्होंने कर ली थी, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तो उनके जो रेलिक्स थे, उनकी जो बॉडी रिमेन्स थे, उनको स्तूप के अंदर, ये स्तूप, इस बिल्डिंग को स्तूप कहते हैं, इसके अंदर बचा के रखा गया था। और फिर यहाँ पे आके जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स आके प्रे वगैरह करते थे इस तरीके से, तो बुद्धिस्ट स्तूप बोलते हैं। अशोका के टाइम, और ये तो बात चल रही है गुप्ता एरा की, ठीक है। तो यहां तक आते आते स्तूप के जो कंस्ट्रक्शन थे उनमें काफी गिरावट हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बुद्धा की इमेजेस, बुद्धा की मूर्तियों की ज्यादा पूजा होने लग गई थी, वो ज्यादा बनाई जाने लग गई थी। स्तूप कब बनाए जाने लगे थे, तो इसके एरा में डिक्लाइन हो गया था जो गुप्ता एजेस में स्तूप का। मतलब जैसे इससे पहले गुप्ता एज से पहले क्या आया था, उससे आया था पोस्ट मौर्य, ठीक है, और उससे पहले आया था मौर्यन एज। तो मौर्यन एज की खास बात यह है, अशोका मौर्यन एज में जो अशोका जो है उसकी खास बात तो यह है कि उसने टोटल 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोका ने, अकेले ने 84,000 स्तूप बनवा दिए थे पूरे इंडिया में। देखिए कितने सारे स्तूप बनाए गए थे। तो गुप्ता काल तक आते आते स्तूप कम बनाए गए थे, पर फिर भी कुछ एक जो बनाए गए थे उनमें से एक जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा फेमस है, वो है धमेक स्तूप, जिसकी फोटो ये पीछे आप देख सकते हैं। काफी बड़ा है ये, रेफरेंस के लिए इस इंसान की साइज से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। और ये सारनाथ में है। सारनाथ की एक स्पेशल बात ये भी है कि यहां पे बुद्धा ने, बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये सारनाथ। क्यों? क्योंकि धमेक स्तूप तो मिलता ही है, यहां पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। मतलब पहली बार जो बुद्धा ने अपनी टीचिंग दी थी वो यहां पे दी थी, स्तूप पे नहीं, बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग जो थी वो सारनाथ में दी थी, जहां पे बाद में गुप्ता काल में जाके बुद्धा की याद में एक स्तूप भी बनवाया गया। अब स्कल्पचर्स पे आते हैं। देखिए स्कल्पचर्स से रिलेटेड अलग अलग स्कूल्स देखी गई है इंडिया में जो डेवलप हुई थी। कुछ स्कूल्स जो ज्यादा प्रोमिनेंट थी वो गुप्त काल से भी पहले डेवलप हो गई थी। जैसे कि हम गांधार स्कूल देखते हैं, एक गांधार स्कूल है। गांधार स्कूल के अलावा एक मथुरा स्कूल है, एक आम्रवटी स्कूल है, ठीक है। तो ये 3 स्कूल थी। लेकिन इनके अलावा गुप्ता काल में जो स्कूल डेवलप हुई थी वो थी सारनाथ स्कूल, ठीक है। सारनाथ स्कूल, इन सब के अलग अलग कुछ फीचर्स थे कि जैसे ये पर्टिकुलर जो है ये व्हाइट मार्बल यूज किया करते थे, ठीक है। ये मथुरा स्कूल जो थे वो रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन यूज किया करते थे। गांधार जो थे वो मड एंड स्टॉक को यूज किया करते थे, अलग अलग चीजें यूज किया करते थे, ठीक है। ब्लू एंड ग्रेइश मार्बल यूज किया करते थे। पर जो सारनाथ स्कूल है उसकी खास चीज ये थी जो बाद में डेवलप हुई
ये एक तो क्रीम कलर स्टैंडस्टोन यूज किया करते थे, क्रीम कलर का स्टैंडस्टोन, और साथ में मेटल्स यूज किया करते थे, मेटल्स। तो इनकी जो मूर्तियां बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स जो होते थे, उनमें मेटल का यूज देखा गया था। इससे पहले जो स्कल्पचर्स देखे गए थे गांधार, मथुरा और आम्रवती स्कूल में, उनमें मेटल का जो यूज जो था वो नहीं था। ठीक है, मेटल का यूज सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ? सारनाथ स्कूल में। उसके अलावा एक खास चीज ये थी कि इनके जो जो भी बनाते थे, ये बॉडी बनाते थे, जैसे जो जिसकी भी ये मूर्ति बनाया करते थे, उनकी प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होते थे, वो पूरी तरह उनकी पूरी बॉडी ढकी हुई होती थी और किसी भी प्रकार की नेकेडनेस नहीं पाई जाती थी। जैसे अपर बॉडी नेकेडनेस भी नहीं होती थी, ऐसे भी नहीं कि आदमी को शर्टलेस दिखा दिया गया हो, बुद्धा को शर्टलेस दिखाया, नहीं, पूरी तरह बॉडी कवर्ड होती थी कपड़ों से। और जो हेलो होता है, जैसे हेलो आपने देखा होगा, जो आभा मंडल होता है, जैसे हम जो रामायण महाभारत देखते हैं उसमें देखते हैं ना, जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, या फिर देवी देवता आते हैं, तो उनके सर के पीछे से लाइट चमक रही होती है, तो उसे हेलो कहते हैं। तो जो हेलो होता था ना, उसको भी बहुत ज्यादा डेकोरेट करा करते थे ये उस मूर्ति के अंदर। ठीक है, बुद्धा के हेड के अराउंड जो हेलो होता था वो डेकोरेटेड होता था। और उसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो है वो है ये सुल्तानगंज के, ये सुल्तानगंज बुद्धा, सुल्तानगंज में पाई गई ये बुद्धा की मूर्ति है। ये देखने में तो ऐसे छोटी लग रही होगी, पर ये अराउंड 7.5 फीट की है, तो 7.5 फुट की ये बुद्धा की मूर्ति है, मेटल की बनी हुई है और सारनाथ स्कूल की बनाई गई है। तो इसमें सैंडस्टोन और मेटल दोनों का यूज लिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब टेम्पल आर्किटेक्चर पे आते हैं कि टेम्पल कैसे डेवलप हुए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेम्पल स्टार्ट हुए थे बिल्कुल एक छोटे कमरे से लेकर, और आगे डेवलप होते होते बिल्कुल हाईली डेवलप्ड, जो आजकल हम टेम्पल देखते हैं, जैसा अक्षरधाम टेम्पल और इतने डेवलप टेम्पल है, उस प्रकार की जो डेवलप्ड स्टेजेस थी, वो 5 स्टेजेस के थ्रू होते होते वहां तक गए थे। तो वो पूरा जो है गुप्ता काल में ही देखने हमें मिलता है। तो हर एक स्टेज पे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे डिटेलिंग और ज्यादा बढ़ती गई। हर स्टेज पे एक नया फीचर ऐड होता गया यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज से। अब आप इसको देखिए, अब इसको आप देखिए कितना सिंपल है ये। इसमें ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना इसके ऊपर कुछ और डिजाइन है, सिंपल एक स्क्वायर कमरा है, सिंपल है। तो ये थी फर्स्ट स्टेज, फ्लैट रूफ। फिक्स इसके फीचर्स हैं, हमें याद रखना है, स्टेज वाइज हमें फीचर्स याद रखने हैं, कौन सी स्टेज के क्या फीचर्स थे। फीचर लिखे हुए आ सकते हैं और पूछा जाएगा कौन सी थे, या फिर टेम्पल का नाम लिखा हुआ आ सकता है, पूछा जाएगा कौन सी स्टेज का है। ठीक है, तो फ्लैट रूफ है, आप देख सकते हैं फ्लैट रूफ थी, स्क्वायर शेप है। ठीक है, पोर्टिको ऑन शैलो पिलर्स, शैलो पिलर्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, इनके ऊपर पोर्टिको बनाई गई है ना, और लो प्लेटफॉर्म। अब आप देख रहे हैं पूरा जो टेम्पल है केवल इतने से छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। टेम्पल पे हम थोड़ी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक जाते हैं, फिर टेम्पल होता है, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी स्टाइल का जो टेम्पल है, वो जो फर्स्ट स्टेज का टेम्पल था वो ऐसा बनाया गया था। इसका ये एक टेम्पल है, टेम्पल नंबर 17 एट सांची, सांची में पाया जाने वाला टेम्पल नंबर 17 जो है वो फर्स्ट स्टेज का एक एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अब इसमें इस स्टेज में कुछ बदलाव आएंगे, ये जो फीचर्स है इनमें एक एक चीज ऐड हो जाएगी। ये एक आगे स्टेज पे चलते हैं, ये रहा। अब आप देख सकते हैं ये उससे थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या अलग क्या है? सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म ऊपर कर दिया गया, तो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। 2 स्टोरी टेम्पल, 2 स्टोरी का टेम्पल बन गया। अभी ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया। ठीक है, तो 2 स्टोरी का बन गया, वहां फर्स्ट फ्लोर एक ही फ्लोर का था, यहाँ 2 फ्लोर हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये टेम्पल के अराउंड चारों तरफ चक्कर काटने के लिए एक प्रदक्षिणी पथ भी बना दिया गया है। वहां पे पहले प्रदक्षिणी पथ नहीं था। प्रदक्षिणी पथ क्या होता है? जो टेम्पल के अराउंड चक्कर काटने के लिए बनाया गया हो। जो गर्भगृह होता है ना, मूर्ति, जो मेन मूर्ति होती है, जिसको गर्भगृह कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। और जो प्रदक्षिणी पथ होता है, जो गर्भगृह जहां मूर्ति रखी जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। उसके अराउंड चक्कर काटने के लिए जो बनाया जाता है उसे प्रदक्षिणी पथ कहते हैं, एम्बुलेटरी पैसेजवे। ठीक है, तो एक कवर्ड प्रदक्षिणी पथ बना दिया गया था। अब ये कमरा है, कमरे के अंदर यहाँ पे मूर्ति होगी और मूर्ति के आसपास एक चक्कर काटने की वहां पे जगह होगी, ऊपर से वो कवर्ड है। ठीक है, तो इसलिए कवर्ड प्रदक्षिणी पथ है गर्भगृह के अराउंड। उसके अलावा प्लेटफॉर्म है और 2 स्टोरी का है। तो इसका ये एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है।
और जो एग्जाम्पल है वो है पार्वती टेम्पल, ठीक है, एमपी में पाया जाता है ये। नाचना कुथारा नाम की जगह है, नाचना कुथारा एमपी में, वहां पे ये पार्वती टेम्पल पाया जाता है, वो ये सेकंड स्टेज से बिलोंग करता है, ठीक है। अब आप देख लिए क्या क्या अंतर आया, पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, एक स्टोरी का था और स्क्वायर था, सेकंड में प्लेटफॉर्म आ गया है, 2 स्टोरी का हो गया है, प्रदक्षिणी पथ भी बन गया है साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एक और चीज ऐड हो गई, अब आप देखो, इसको देखो, कुछ अलग दिख रहा है आपको, यहां पे भी फ्लैट रूफ थी, फ्लैट रूफ है, बिल्कुल फ्लैट रूफ, अब यहां पे फ्लैट रूफ नहीं है, यहां पे कर्विलीनियर रूफ है, ठीक है, कर्विलीनियर रूफ ऐसे, ये एक कमरा है उसमें ऐसे कर्विलीनियर रूफ है, जैसे टेंपल्स में देखा जाता है, ऊपर की तरफ यूं आती हुई, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ शिखर, इसको शिखर कहते हैं, कर्विलीनियर शेप का इसको दिया गया था, तो इसको क्या कहते हैं, जो अपर पार्ट जो है इसे कहेंगे शिखर, ठीक है। उसके अलावा ऑलमोस्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान, अभी तक स्क्वायर ही चल रहा था, तो यहां पे भी लगभग लगभग स्क्वायर ही है, स्क्वायर ग्राउंड प्लान। इसके अलावा नई चीज जो यहां पे ऐड हुई है वो ये हुई है कि ये पंचयत्न स्टाइल में बनाया गया है। अब पंचयत्न स्टाइल क्या होता है, पंचयत्न स्टाइल ये होता है, इसे आप देखिए कि अगर बर्ड्स आई व्यू से देखें ऊपर से, टेंपल ये अगर मान लीजिए टेंपल है ना, इसको यहां ऊपर से अगर कोई कैमरा लगा के देखे तो यहां बीच में तो जो मेन भगवान है उनकी यहां पे होगा टेंपल, ठीक है, और ये ऊपर चोटी होगी ऐसी, जो शिखर होगा वो ऊपर आता हुआ होगा, और इसके चारों कोनों में एक छोटी डीटी, कोई लोकल डीटी, उनके अलावा जो दूसरे भगवान है छोटे देवता, उनके छोटे छोटे टेंपल होंगे। तो ये इस स्टाइल को जो बोलते हैं पंचयत्न स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्रॉस बन जाता है फिर उसमें, ठीक है। तो पंचयत्न स्टाइल बन गया था यहाँ पे, और ग्राउंड प्लान जो हो जाता है वो उसके बाद क्रूसीफाइड शेप का हो जाता है, क्रूसीफाइड शेप, क्रॉस बन गया ना, तो इसलिए क्रूसीफाइड शेप का ग्राउंड प्लान बन गया, और पंचयत्न स्टाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी थर्ड स्टेज के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, और ये जो है ये दशावतार टेंपल है देवगढ़ यूपी का, ये दोनों एक ही टेंपल है, दशावतार टेंपल, और यहाँ पे विष्णु जी की आपको दिख रही है मूर्ति, तो ये विष्णु जी की जो है, इसीलिए इसको दशावतार टेंपल ऑफ देवगढ़ यूपी है। इसके अलावा एक दुर्गा टेंपल भी है एहोल कर्नाटका में, एहोल कर्नाटका में दुर्गा टेंपल भी है, वो भी इसी स्टाइल का थर्ड स्टेज का ही टेंपल है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में कैसे कैसे देख रहे हैं ना आप, हर एक स्टेज में एक एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होती जा रही है। पहले फ्लैट रूफ थी और बिना प्लेटफॉर्म का था, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, प्लेटफॉर्म आ जाता है, ठीक है, 2 स्टोरी का बन जाता है, प्रदक्षिणी पथ बन जाता है। थर्ड में क्या होता है कि जो ऊपर से फ्लैट रूफ थी उसकी जगह अब शिखर बना दिया, कर्विलीनियर हो गया, ठीक है, और साथ में पंचयत्न स्टाइल का बन गया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि पंचयत्न स्टाइल कौन से स्टेज में इंट्रोड्यूस करा गया था, प्रदक्षिणी पथ कौन से स्टेज में इंट्रोड्यूस करा गया था, दुर्गा टेंपल पंचयत्न स्टाइल का है या नहीं है, दशावतार टेंपल देवगढ़ यूपी वाला पंचयत्न स्टाइल का है या नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आते हैं हम फोर्थ स्टेज। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने मिलता, उसमें बस इतना ही अंतर था कि जो थर्ड स्टेज जो थी वो स्क्वायर थी, और फोर्थ स्टेज जो रिलेटिवली ज्यादा रेक्टेंगुलर बन गई थी और रेक्टेंगुलर हो गई थी, ठीक है। और उसके अलावा इसका एक जो एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं वो देख सकते हैं तेर टेम्पल एट शोलापुर, शोलापुर का तेर टेम्पल, फोर्थ स्टेज। फिर आ जाती है फाइनल और लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज। इसके अंदर सर्कुलर टेम्पल बनाने लग गए थे, अब देख रहे हैं स्क्वायर तक चल रहा था, फोर्थ में आके रेक्टेंगुलर गया, और फिफ्थ में सर्कुलर टेंपल बन गया, और साथ में रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है आगे की तरफ। यहां देखिए, इसको देखिए, सबसे पहले ये सर्कुलर टेंपल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर टेंपल है, ठीक है, ऊपर कोन बना रखा है छतरी, तो ये सर्कुलर टेंपल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कुलर टेंपल जो मनियार मठ नाम का ये टेंपल है, इसके आगे देखिए ये रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है आगे की तरफ आते हुए, ठीक है। तो सर्कुलर टेंपल विद रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस यहां पे देखने मिलते हैं, और इनका एक सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो मनियार मठ टेंपल है, राजगीर वाला। तो ये जो टेंपल जो है ये आपको याद रखने हैं अच्छे से कि कौन सा टेंपल कौन से स्टेज से आता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेज वाला टेंपल है टेंपल नंबर 17 एट सांची, कुछ भी नहीं होता, प्लेटफॉर्म भी नहीं होता, फ्लैट रूफ होती है, ठीक है।
फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म आ जाता है, 2 स्टोरी बन जाता है, प्रदक्षिणी पथ बन जाता है। एग्जाम्पल क्या था, पार्वती टेम्पल। पार्वती टेम्पल की जगह नाचना कुतारा भी आ सकता है, ठीक है, नाचना कुतारा एमपी भी लिखा हुआ आ सकता है। नाचना कुतारा टेम्पल कौन सा है, पार्वती टेम्पल का ही नाम है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, प्रदक्षिणी पथ पहले ही आ गया था, यहाँ पे पंचयतन स्टाइल आ जाता है और साथ में शिखर आ जाता है। इसके अलावा एग्जाम्पल इसके क्या है, दशावतार टेम्पल और उसके अलावा दुर्गा टेम्पल। आगे चलो, फोर्थ स्टेज में क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा रेक्टेंगुलर बन जाता है स्क्वायर से, और कोई अंतर नहीं आता। इसका एग्जांपल क्या है, तेर टेम्पल शोलापुर। फिफ्थ स्टेज में सर्कुलर स्टेज आ जाती है। पूछेगा सर्कुलर कौन से में आया था, फर्स्ट में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो आंसर आएगा फिफ्थ में। एग्जाम्पल मनियार मठ एट राजगीर। लोकेशन भी याद होनी चाहिए, टेम्पल का नाम भी याद होना चाहिए। चलिए, अब ये जो फाइनल स्टेज जो आ जाती है ना हमारे यहाँ पे, फोर्थ तक आते आते अच्छा खासा डेवलप हो गया अब टेम्पल बहुत ज्यादा। तो अब हम एक बार जनरल देख लेते हैं कि जो टेम्पल जो होते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर जो होती है उसको कैसे देखते हैं, क्या क्या किसका क्या नाम होता है। जैसे अब ये टेम्पल है, बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर है ये टेम्पल का, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला कर्वीलिनियर पार्ट जो था, इसको हम बोलते हैं शिखर, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं शिखर। इसके ऊपर ही ऊपर ये जो रखा हुआ है ये, बाकी ये एक और शिखर है ये, तो ये क्या होता है, इनको हम बोलते हैं कलश। ये शिखर, ठीक है। इनके ऊपर, शिखर के ऊपर क्या रखा हुआ है, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुकिए, अब ठीक है। अब आपको दिख जाएगा, ठीक है, अब क्लियर है, राइट। तो ये जो अपर मोस्ट पार्ट जो है, ये तो हो गया शिखर, ठीक है। इनके ऊपर ही ऊपर, शिखर के ऊपर ऊपर जो रखा हुआ है, ये हो गया कलश। शिखर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कलश। अब यहां शिखर के जो सबसे ऊंचा शिखर होगा, उसके नीचे होगा गर्भगृह, जहां पे भगवान को रखा जाएगा। अब इसको ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से, तो ऐसा दिखेगा, ये ऊपर शिखर होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे गर्भगृह होगा जहां पे भगवान को रखा गया है। इसके चारों तरफ चक्कर काटने के लिए हो गया प्रदक्षिणी पथ, यहाँ पे अंदर, ठीक है। फिर ये हो गया महामंडप, जो कोर्टयार्ड होगा ना आगे का, ये वाला जो कोर्टयार्ड होगा यहाँ पे ये होगा महामंडप। कोर्टयार्ड को गर्भगृह से कनेक्ट करने वाला होता है अंतराला। जो पैसेज होता है, पतली सी गली होती है जो कोर्टयार्ड को, महामंडप को गर्भगृह से कनेक्ट करती है, उसे कहते हैं अंतराला। अब ये महामंडप क्यों बोल रहे हैं, मंडप क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि कभी कभार मल्टीपल मंडप होते हैं, इधर भी मंडप है, उधर भी मंडप है, इधर भी मंडप है। सबसे बड़ा जो मंडप होगा उसे महामंडप कहेंगे, जो सबसे बड़ा है मंडप। अब ये महामंडप है, इसके बाद ये छोटा वाला मंडप, फिर उसके बाद और छोटा अर्धमंडप, ठीक है। और ये हो गया, इस प्रकार से ये पूरा पंचयत्न स्टाइल में जो है हम देख सकते हैं। और सब्सिडरी जो श्राइन्स हैं, ये मेन श्राइन हो गई भगवान के, ये मेन, और जो ये जो सब्सिडरी श्राइन्स हैं ये उनके हैं, ठीक है, दूसरे वाले जो है। इसलिए ये पंचयत्न स्टाइल में नागर शैली टेम्पल आर्किटेक्चर आपने पूरा देख लिया। आगे चलते हैं। अब हमारा वो गुप्ता जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो पूरा हो गया। अब हम चलते हैं मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। इसमें समझने का कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें याद करने का ज्यादा है कि किसने क्या बनवाया था, किस लोकेशन पे बनवाया था मेन, ठीक है। तो इसमें चलते हैं। सबसे पहले आता है बाबर। इसमें राजा के अनुसार चला है, क्योंकि शुरुआत के जो मुगल डायनेस्टी के 5, 6, 7 राजा हैं, उन्होंने ही डेवलपमेंट करवाया था। लेटर मुगल जो थे वो इतने पावरफुल थे ही नहीं कि वो जो कुछ डेवलपमेंट करवा पाते, ठीक है। तो शुरुआत के जो थे उन्होंने ही जो करवाया था वो ही केवल हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि लेटर में कुछ हुआ ही नहीं था। तो स्टार्टिंग में बाबर। अब बाबर जब आया था तो वो स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम टिका ही नहीं, बहुत कम टाइम के लिए टिका था, और बेचारा उसमें भी वो लड़ाइयों में बिजी रहा था। पहले तो लोधी डायनेस्टी के साथ उसकी चलती रही, फिर वो राणा सांगा के साथ उसकी हुई, तो वो ज्यादा टाइम तक टिका ही नहीं, तो वो कुछ प्रोमिनेंट डेवलपमेंट करवा ही नहीं पाया। लेकिन उसमें भी उसने कुछ मॉस्क बनवाई थी। एक तो पानीपत में बनवाई थी ओहे, और एक रोहिलखंड में बनवाई थी, ठीक है। और बहुत कम उसका जीवन चला था हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए उसने ज्यादा कुछ बनवाया नहीं था। इसके बाद चलते हुमायूं पे। हुमायूं के साथ हुआ क्या था, हुमायूं का जो काल था वो 2 टाइम पीरियड में चला था। वो राजा, फिर उसको बीच में शेरशाह सूरी ने आके हटा दिया था, तड़ी पार होना पड़ा था उसको, और फिर शेरशाह सूरी के मरने के बाद फिर वो वापस आया, ठीक है। तो इसलिए इसको भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम मिल नहीं पाया। तो यहाँ पे इसने सिटी थी दीन पनाह सिटी, तो दीन पनाह सिटी की इसने फाउंडेशन रखी थी, पूरी इसने नहीं बनवाई थी, फाउंडेशन इसने रख दी थी, फिर धीरे धीरे वो सिटी डेवलप हो गई। बाकी इसके टाइम में
पर्शियन स्टाइल जो थी वो अच्छी तरह इन्वॉल्व हो गई थी इंडिया में। अब बाबर जो था उधर से आया था, पर्शियन साइड से आया था इंडिया में, ठीक है। तो पर्शियन स्टाइल वो लेके आया, पर ज्यादा दिन वो टिका नहीं। तो पर्शियन स्टाइल इसके टेन्योर के दौरान प्रोमिनेंट स्टाइल बन गई थी इंडिया में। इस पीरियड में पर्शियन स्टाइल में डेवलप होने लग गए थे, इंडो पर्शियन स्टाइल। फिर इसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी के बाद ये शेरशाह सूरी आ जाता है। अब ये मुगल नहीं है, लेकिन बीच में ये आ गया था, इसलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अब शेरशाह सूरी के बारे में जितना बताया जाए भाई उतना ही कम है। इस बंदे के ऊपर अगले 10 लेक्चर भी दे दिए जाए तो मतलब क्या बताएं, ये इतनी खतरनाक पर्सनैलिटी थी इसकी। मतलब बिहार के गवर्नर के बेटे का ट्यूशन टीचर था ये, वहां से लेकर इंडिया के राजा बनने तक का सफर तय किया गया। बाबर हुमायूं के साथ जब एक बार आया था, जब बाबर राजा था, बिहार के गवर्नर के पास मिलने आया था, जब उसने देखा था इसको, और इसको देखते ही हुमायूं को वार्न कर दिया था कि इससे थोड़ा सतर्क रहना है, आगे जाके मुसीबत बन सकती है। और कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। तो शेरशाह सूरी की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो किले कुन्हा नाम का एक मॉस्क जो था, किले ए कुन्हा नाम का मॉस्क इसने बनवाया था, ठीक है। उसके अलावा इसने बनवाया ग्रैंड ट्रंक रोड। ये आदमी थी बहुत बड़े विजन वाला आदमी था। तो ये टेम्पल वेम्पल नहीं, इसकी वजह इसने ऐसी चीजें बनाई जो ज्यादा काम आए। तो ग्रैंड ट्रंक रोड यहाँ पे देखिए, कोलकाता से शुरू होते हुए काबुल तक इतनी लंबी रोड इसने बनाई थी। और इसमें खास चीज ये थी, हर 5, 10, 15, 20 किलोमीटर पे रुकने के, ठहरने के और सिक्योरिटी के मेजर्स भी थे वहां पे, पुलिस स्टेशन थे वहां पे। और इतना अच्छा रोड इसने बनवाया जिसके कारण इस पूरे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन और जो कॉमर्स एंड जो टूरिज्म था वो बढ़ा। तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, किले कुन्हा मॉस्क बनवाई, और उसके अलावा इसका खुद का जो टूम है, ठीक है, मकबरा जो है इसका वो सासाराम में है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अकबर पे आते हैं। अकबर के टाइम में रेड सैंडस्टोन का बहुत ज्यादा यूज देखा गया। रेड सैंडस्टोन का यूज प्रोमिनेंट हो गया था, बहुत ज्यादा यूज किया गया था, ठीक है। ट्यूडर आर्च जो थी इसने इंट्रोड्यूस करवाई। ट्यूडर आर्च इस प्रकार की आर्च होती है, देख रहे हैं ये, इसे 4 सेंटर्ड आर्च भी बोलते हैं साथ में, 4 सेंटर्ड आर्च, ठीक है। तो ट्यूडर आर्ट 4 सेंटर्ड आर्च होती है। उसके अलावा अकबर ने गोविंद देव जी का टेम्पल बनवाया था वृंदावन में, ठीक है, और हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ये हमें पता ही है, ये दिल्ली में है, ठीक है। तो ये 4 चीजें अकबर ने बनवाई थी। उसके अलावा इसने आगरा फोर्ट बनवाया, ठीक है। आगरा फोर्ट की शुरुआत जो थी वो अकबर द्वारा कर दी गई थी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो उसको आगे फिर जो इसके सक्सेसर्स होते हैं, जहांगीर होता है, शाहजहां होता है, वो उसके अंदर और अलग अलग चीजें ऐड करवाते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट तो आगरा फोर्ट अकबर ने करवाया था, लेकिन कंप्लीट शाहजहां के टेन्योर में जाके ये हो पाया था। और यहाँ पे खास चीज जो देखी जाती है आगरा के फोर्ट में, वो 4 बाग स्टाइल के गार्डन देखे जाते हैं। 4 बाग स्टाइल के गार्डन ऐसे होते हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये डिवाइडेड करते हैं, पूरे गार्डन को 4 प्लेटफॉर्म में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4। तो 4 बाग स्टाइल, इसे 4 बाग स्टाइल कहते हैं। आगरा फोर्ट के अंदर ऐसी 4 बाग स्टाइल पाई जाती है। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, तो अब ये आगरा फोर्ट के अंदर खूब सारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें से कुछ हैं जो, जैसे ये एक तो ये है मोती मस्जिद, ये देख रहे हैं बिल्कुल व्हाइट है, नहीं तो ये है, ये मोती मस्जिद है। ये है दीवाने आम, ठीक है, और ये है दीवाने खास। ये क्या है दीवाने खास, जो अकबर के जो मेन कैबिनेट, जैसे आज के टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर हो गए ना, तो अकबर के जो बिल्कुल मेन लोग होते थे ना, जिनके साथ जो बिल्कुल टॉप लेवल इनर पॉलिटिक्स डिस्कस करी जाती है, उनसे ये यहाँ पे मिलता था। बाकी जो जन सुनवाई होती थी, आम लोगों से मिलना है, छोटे मिनिस्टर से मिलना है, जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम डिस्कस करनी है थोड़ी, तो ये दीवाने आम में डिस्कस होती थी। ये एक मोती मस्जिद है, ठीक है, अकबर के टाइम से शुरू हो गई थी दीवाने आम और दीवाने खास। लेकिन ये जो दीवाने आम और दीवाने खास है, जो कि आगरा फोर्ट में बनाई गई, ये अकबर ने नहीं बनवाई। दीवाने आम और दीवाने खास जो हैं वो अकबर के टाइम शुरू हो गए थे, लेकिन ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं आगरा फोर्ट के अंदर बनाए गए दीवाने आम और दीवाने खास, वो अकबर ने नहीं बनाए, वो शाहजहां ने बनवाए, ठीक है। तो ये दोनों मोती मस्जिद और ये साथ में ये शीश महल,
ये तीनों, ये चारों बिल्डिंग आगरा फोर्ट के अंदर है, ये पांचों बिल्डिंग आगरा फोर्ट के अंदर है। और ये जो चार बिल्डिंग्स हैं, ये और ये चारों बनाई है शाहजहां ने, ठीक है। इसके अलावा अगर ये लास्ट वाला जो है, ये है जहांगीर पैलेस, अपने बेटे के लिए ये वाला अकबर ने बनवाया था आगरा फोर्ट के अंदर, ये जहांगीर पैलेस, और ये वाला अकबर ने बनवाया था। तो ऐसे आपको याद रखना है, आगरा फोर्ट के अंदर जो प्रोमिनेंट चार बिल्डिंग मिलती हैं वो कौन कौन सी मिलती हैं? चार बाग स्टाइल मिलती है आगरा फोर्ट के अंदर, अकबर ने स्टार्ट कराया था, शाहजहां के टाइम में कंप्लीट हुआ। इसके अलावा मोती मस्जिद मिलता है, दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल जो कि शाहजहां ने बनवाया पर मिलता है आगरा फोर्ट के अंदर। और आगरा फोर्ट के अंदर मिलता है जहांगीर पैलेस जो कि किसने बनाया? अकबर ने बनवाया अपने बेटे के लिए, जहांगीर के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फतेहपुर सीकरी, एक और सिटी है, ये भी सिटी है, नई कैपिटल सिटी थी ये अकबर की, ये अकबर द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। इसको फतेहपुर सीकरी को फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री भी बोलते हैं। इसको फ्रोजन मोमेंट ऑफ हिस्ट्री स्पेसिफिकली इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पे है ना हिंदू और पर्शियन स्टाइल का इस तरीके का मिक्सचर देखा जाता है जो और कहीं नहीं मिलता। तो हिंदू और पर्शियन दोनों स्टाइल यहां मिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है समय जैसे रुक सा गया है कि हिंदू भी दिख रहे हैं यहां, पर्शियन भी दिख रहे हैं, समय बिल्कुल रुक सा गया है। तो इसलिए फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री बोला जाता है इसको, किसको? फतेहपुर सीकरी को। एफ फॉर फतेहपुर सीकरी, एफ फॉर फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री, ठीक है। ये अकबर की नई कैपिटल सिटी थी। और यहाँ पे कुछ एक मॉन्यूमेंट्स है, फेमस मॉन्यूमेंट है, जैसे कि ये एक बुलंद दरवाजा है, ये वाला बुलंद दरवाजा ये अकबर ने बनवाया था। ये पांच महल नाम से महल है ये, ठीक है। इसके अलावा ये जोधा भाई पैलेस है यहाँ पे, ठीक है। और ये है सलीम चिश्ती की दरगाह। अकबर जो थे वो सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे, ये एक सूफी सेंट थे और इनकी बहुत इज्जत किया करते थे अकबर जो थे। और वो अकबर जो थे इससे आके आए दिन राय मशवरा करते रहते थे कि भाई क्या कैसे, और स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते थे। तो सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। इसके अलावा ये है इबादत खाना। इबादत खाना का खास क्या है? दूसरे रिलीजन के जो लोग थे या दूसरे रिलीजन के जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उनसे जब भी अकबर जो है मुलाकात किया करते थे वो यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग आके मिलके रिलीजियस डिस्कशंस किया करते थे, इसलिए इसको इबादत खाना नाम की ये बिल्डिंग जो है यहाँ ये स्पेसिफिकली इसीलिए इसी पर्पज से बनाई गई थी। तो इससे आप देख सकते हो ये सेक्युलर नेचर की एक बिल्डिंग है, ठीक है, जहां पे अलग अलग धर्म के लोग आके रिलीजियस डिस्कशंस किया करते थे। ये पंचमहल हो गया, ये बुलंद दरवाजा हो गया, जोधाबाई पैलेस हो गया, ये सलीम चिश्ती की दरगाह हो गई। तो सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई तो जाहिर सी बात है अकबर सलीम चिश्ती को मानता होगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते थे, ठीक है। आगे अब जहांगीर पे आते हैं। अब जहांगीर थोड़ा क्या मस्त मौला आदमी टाइप का था, वो ज्यादा सीरियसली लेता नहीं था, ना तो राजपाट को ज्यादा सीरियसली लेता था और ना ही वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ज्यादा सीरियसली लेता था। वो पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, उसकी ड्रिंकिंग की आदत थी और उसके पीछे से उसकी जो वाइफ थी नूरजहां, वो उसका जो है एम्पायर संभालती थी। मतलब ये तक है बात की, देखिए एक बार वो कश्मीर घूमने गया था, तो कश्मीर जब वो गया तो कश्मीर के गवर्नर ने उसको, उसी का गवर्नर था, बंदी बना लिया था। तो नूरजहां यहां से गई सेना ले जाके कश्मीर गई, कश्मीर के गवर्नर को हराया, जहांगीर को छुड़ाया और वापस मुगल एम्पायर को दिल्ली लाके तख्त पर बैठाया नूरजहां, उसकी वाइफ ने। इसे कहता है असली रानी। तो जहांगीर का जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नूरजहां काफी संभाला करती थी, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स में काफी इन्वॉल्व था, ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर करता था नहीं, बट फिर भी कुछ एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसके दौरान भी बने थे। वो है जैसे कि अकबर का मकबरा, अकबर का टूम, वो सिकंदरा में था, ये रहा अकबर का टूम, ठीक है। इसके अलावा इसका खुद का जो मकबरा था वो भी इसने खुद नहीं बनवा लिया था पहले, वो लाहौर में था, ठीक है। इसके अलावा इसने खूब सारे गार्डन बनवाए थे, उनमें से एक एग्जाम्पल जो फेमस गार्डन है वो है शालीमार बाग। कहाँ? कश्मीर में। ये शालीमार बाग आपको और भी मिलेंगे, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कौन सा वाला शालीमार बाग किसने बनवाया और कहाँ बनवाया। तो कश्मीर वाला शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया, ठीक है।
कश्मीर वाला शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। अकबर का टूम बनवाया सिकंदरा में, ये रहा। खुद का टूम बनवाया लाहौर में। मोती मस्जिद भी इसने बनवाया था, लाहौर में ही बनवाया था मोती मस्जिद। एक दूसरी अपनी मोती मस्जिद अपन ने देखी थी, आपको याद हो, आगरा फोर्ट में, ये रही आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद, ये बनाई थी शाहजहां ने। आगरा फोर्ट वाली मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है, और लाहौर वाली मोती मस्जिद बनवाई है जहांगीर ने। ठीक है, ऐसे याद रखना है। शालीमार बाग कश्मीर वाला जहांगीर ने बनवाया है, और शालीमार बाग लाहौर वाला शाहजहां ने बनवाया, वो आगे आ जाएगा अभी। बाकी टूम्ब ऑफ इदमतुद्दौला, इदमतुद्दौला जो था वो इसका ससुर था, फादर इन लॉ जहांगीर का। ठीक है, ये इसके फादर इन लॉ थे। तो इसकी जो ठीक है, इसकी जो वाइफ थी वो थी नूरजहां। उसने बनवाया था अपने पिता की याद में। ये आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से तराशी करी गई है। पीटर ड्यूरे टेक्निक बोलते हैं इसको, है ना। और जो जाली वर्क जो होता है, मार्बल को इस तरीके से तराशते हैं कि वो जाली जैसा बन जाता है, तो जाली वर्क इसका बहुत ज्यादा फेमस है। और पीटर ड्यूरा टेक्निक जो है वो भी यहां पे देखी गई थी, पीटर ड्यूरा टेक्निक। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर में पीटर ड्यूरा टेक्निक बहुत ज्यादा देखी जाती है। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, उसके फादर जो थे इदमतुद्दौला, उनकी टूम है ये, अकबर की टूम है ये, जो कि लाहौर में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, शाहजहां पे आ जाते हैं। शाहजहां पे तो देखो, शाहजहां पे तो कितनी सारी चीजें बना रखी है। आगरा में हमने देख ही रखा था, आगरा फोर्ट के अंदर उसने जो सारी चीजें बनवाई थी वो हम पहले देख चुके हैं। उसके अलावा उसने ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज बेगम के याद में, आगरा में। रेड फोर्ट दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवा रखा है। जामा मस्जिद जो है दिल्ली वाली, ये रही जामा मस्जिद दिल्ली वाली, वो शाहजहां ने बनाई है। उसके अलावा शालीमार बाग अभी अपन ने देखा, कश्मीर वाला किसने बनाया? जहांगीर ने। मोती मस्जिद लाहौर वाला किसने बनाया? जहांगीर ने। मोती मस्जिद आगरा वाला किसने बनाया? शाहजहां ने। और शालीमार बाग लाहौर वाला किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके अलावा शाहजहानाबाद नाम की सिटी भी इसने बनवाई, और एक पिकॉक थ्रोन, इसका खुद का जो थ्रोन था इस पे बैठा करता था, पिकॉक थ्रोन, ये थोड़ा ऐसा था। ये उसकी एक्चुअल फोटो नहीं है, पेंटिंग है उसकी, तो ये थोड़ा ऐसा था। यहाँ पे दो पिकॉक है ऊपर, इसलिए इसको पिकॉक थ्रोन नाम दिया गया था। पूरा गोल्ड का बना हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब का अगर टाइम देखें तो हम औरंगजेब के बारे में देखते हैं। वो थोड़ा ज्यादा ही रिलीजियस आदमी था। ठीक है, वो उसके बारे में ये है कि वो बंदा है ना, खुद पे कुछ 1 रुपए भी खर्च नहीं करता था। जो उसका रॉयल जो राजा के रूप में वो खर्च कर सकता है, वो रोज कुरान लिखा करता था, कुरान शरीफ लिखा करता था, और उसको बेचा करता था। उससे जो पैसे आते थे केवल उतने ही पैसे खुद पे खर्च करता था। इतना सिंपल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल उसने, इतनी सिंपल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जी है औरंगजेब ने। और पूरी जिंदगी उसने जंग में ही बिता दी, और वो भी दक्षिण में। कितने साल उसने दक्षिण में जंग में ही बिता दिए। तो इसने मुगल आर्किटेक्चर उस वक्त इसके टाइम में आगे डिक्लाइन हो गई, क्योंकि इसने आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया। ये उस टाइप का बंदा ही नहीं था। ठीक है, तो एक्टिव इंटरेस्ट इसने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लिया ही नहीं है। लेकिन इसलिए इसके कारण, इसलिए इसके टाइम का अपने पास कोई प्रोमिनेंट एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन इसके बाद जो औरंगजेब का बेटा था मोहम्मद आजम शाह, इसने 2 बिल्डिंग्स बनवाई थी। एक तो बनाई थी बीवी का मकबरा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखने में थोड़ा थोड़ा ताजमहल जैसा दिखता है, उसका कॉपी है ये। तो बीवी का मकबरा मोहम्मद आजम शाह ने बनवाया था अपनी माँ के याद में। इसकी माँ औरंगजेब की वाइफ, तो अपनी माँ के याद में इसने बेगम रबिया दुर्रानी, बेगम रबिया दुर्रानी इसकी माँ का नाम था, उसकी याद में इसने बीवी का मकबरा बनवाया। और उसके अलावा जीनत महल भी इसने बनवाया था अपनी खुद की वाइफ की याद में। इसकी वाइफ की याद में इसने बनवाया था जीनत महल। तो ये हमारे जो टॉपिक हैं पूरे होते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हमारा जो गुप्ता और मुगल एरा का। अब जो फर्स्ट टॉपिक है हमने जो देखा था उसका, ये इसके अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ हमारा अभी एक टॉपिक बच गया,
सेकेंड, ये अब हमारा केवल एक लिटरेचर पार्ट जो है वो बच गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो आज हमारा गुप्ता एंड मुगल का आर्क एंड आर्किटेक्चर पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को याद भी हुआ होगा साथ में बार बार रिवाइज करके, और आप लोग इसको जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं और गुप्ता और मुगल लिटरेचर करते हैं। थैंक यू।